हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। एक्चुअली इस चैप्टर में एक और टॉपिक है आपको पढ़ना, दैट इज़ स्टैक्योमेट्री एंड स्टैक्योमेट्री कैलकुलेशन। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं स्टैक्योमेट्री एंड स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस की बात करेंगे। स्टैक्योमेट्री क्या होता है या फिर इस पे बेस्ड किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं स्टैक्योमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को। तो आज हम बात करेंगे क्लास में स्टैक्योमेट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैक्योमेट्री एंड स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस की। तो सबसे पहले अगर देखें तो बच्चों, व्हाट इज़ स्टैक्योमेट्री? स्टैक्योमेट्री होता क्या है? दिस इज़ द वर्ड, एक तरीके का एक वर्ड है जो कि एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है स्टैक्योमेट्री, जिसमें स्टाइकियोन दो वर्ड है, एक स्टाइकियोन है, एक आपका स्टाइकियोन है और दूसरा आपका है, जो दूसरा वर्ड है एक्चुअली स्टाइकियोन जो होता है, स्टाइकियन का मतलब होता है एलिमेंट। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है स्टाइकियोन जिसका मतलब होता है एलिमेंट, और जो दूसरा वर्ड है दैट इज़ मेट्रॉन जिसकी मीनिंग होती है मेज़र। ठीक है, तो सेकेंड वर्ड इज़ द मेट्रॉन। एक्चुअली जो स्टैक्योमेट्री होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ग्रीक वर्ड से, एक स्टाइकियोन और दूसरा मेट्रॉन। ठीक है, स्टाइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब मेज़र। इसका मतलब मेज़र ऑफ एलिमेंट या मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, तो स्टैक्योमेट्री जो होता है, स्टैक्योमेट्री दस डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस एज वेल एज वॉल्यूम of the reactants and the products involved in a chemical reaction। जो स्टैक्योमेट्री होता है इसमें एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं मास को, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उसके मास को हम कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, समटाइम्स हम वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअली जो स्टैक्योमेट्री होता है ये हमें क्या बताता है, किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन हमें देता है। मतलब जनरली स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में हमें ये पता चलता है कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट यूज हो रहा है रिएक्शन में और कितना अमाउंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ और अगर एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करें तो जैसा कि एग्ज़ाम्पल आपके स्क्रीन पे है, लेट अस कंसीडर द कंबस्शन ऑफ मेथेन। अगर मेथेन को कंबस्ट किया जाता है, ठीक है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखना होगा। देखो स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन को बच्चों समझने से पहले या कि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ना होता है अच्छे से, और उस क्वेश्चन में कौन सा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है और उसको हमें कैसे बैलेंस करना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये कि स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब तक आप इक्वेशंस को लिख ना लो। देखो क्वेश्चन में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों, वो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो क्वेश्चन में नहीं रहता है। क्वेश्चन में बस ये दिया रहता है कि ये चीज़ रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट ये चीज़ बन रही है। अब आपको खुद से लिखना है रिएक्शन को, ठीक है, और वो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। रिएक्शन आप बैलेंस्ड लिखेंगे तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने पे आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद स्टेप वाइज आंसर के लिए हाफ मार्क्स और बाकी स्टेप के लिए हाफ मार्क्स। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें आपको इक्वेशन दिखाई नहीं देगा, इक्वेशन आपको खुद से लिखना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो अगर स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस को जानने से पहले, स्टैक्योमेट्री को समझने से पहले हमें केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में अगर आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे जो एग्जांपल है दैट इज़ कंबशन ऑफ मेथेन। मेथेन को जब कंबस्ट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो 2 तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कुछ अमाउंट में
हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो कंबस्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जानते हो कि लाइट एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो जो रिएक्टेंट है वो मीथेन और ऑक्सीजन है। मीथेन एंड ऑक्सीजन बोथ आर रिएक्टेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ आर प्रोडक्ट्स। ये दोनों क्या होंगे? प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्चुअली जो इक्वेशन है, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इसमें हियर मेथेन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, जैसा कि हमने बताया। तो देखो बच्चों, इस इक्वेशन को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से समझना, नोट भी कर लेना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और आपका प्रोडक्ट्स दोनों किस फॉर्म में है? गैसियस नेचर में है। दोनों रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है और प्रोडक्ट्स भी जो बन रहा है CO2 यहाँ गैस होगा। ठीक है, गैसियस फॉर्म में है, और वाटर भी आपका स्टीम बन रहा है जो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसको हम कई तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को मैं कई तरीके से बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मेथेन, देखो 1 मोल ऑफ मेथेन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ methane and 2 mole of oxygen react to each other and form 1 mole of CO2 and 2 mole of H2। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल मेथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 1 मोल CO2 और आपका 2 मोल H2O बना रहा है। ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? दूसरा स्टेटमेंट ये भी कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में हम क्या बोल सकते हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है आपका? तीसरे स्टेटमेंट में हम क्या बोल सकते हैं? जैसे किसी भी गैसियस, देखो सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में है। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंसीडर किया जाता है 22.4 लीटर। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये कंसीडर किया जाता है। इसको माना जाता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो अब हम इसको इस टर्म में अगर बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल CH4 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 22.4 लीटर मेथेन रिएक्ट विथ 2 into 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। फिर से सुन लो, 22.4 लीटर ऑफ मेथेन रिएक्ट विथ 2 into 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, एंड फॉर्म 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 into 22.4 लीटर ऑफ वाटर। दिस इज़ द थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के फॉर्म में अगर हम इसको कंसीडर करें तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर मेथेन जो होता है वो 2 into 22.4 मतलब 44.8 कह सकते हैं। ठीक है, तो 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और 44.8 लीटर वाटर बना रहा है। ठीक है, एक तीसरा स्टेटमेंट और नेक्स्ट स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, हम इसको ये भी कह सकते हैं मास के टर्म में अगर हम बात करें तो मास के टर्म में अगर हम मेथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 16 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मेथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कितना होगा? एक ऑक्सीजन का मास 16 होगा तो 2 का 32 होगा, तो 2 into 32 मतलब 64 ग्राम।
ठीक है। हम ये क्या कह सकते हैं, 16 ग्राम ऑफ मेथेन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे 2 मोल का मल्टीप्लाई वाटर का मास निकालोगे तो 18 आएगा, CO2 का निकालोगे तो 44 आएगा, ठीक है, मालिकुलर मास। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं कि 16 ग्राम मेथेन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 36 ग्राम ऑफ वाटर वेपर बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आप देखोगे जो मास है, मोल्स है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे पे, ये सभी एक दूसरे में रिलेशनशिप क्या रखेंगे, ये आप इन तीनों में रिलेशनशिप क्या हो सकता है, मास इंटर कन्वर्टिबल टू मोल्स एंड मोल इंटर कन्वर्टिबल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब बात करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप समझ लो। स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स क्या होता है, इसको आप जान लो। तो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट एक तरीके का बच्चों होल नंबर होता है, होल नंबर होता है किसी भी रिएक्शन का, एंड द होल नंबर रिप्रेजेंटिंग द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो होल नंबर होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है। इस एग्जांपल में देखा जाए तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और H2 गैस बना रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो होगा, हमने क्या बताया, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पे 1 होगा जिंक, 1 मोल ऑफ जिंक एंड 2 मोल ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ H2 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जिंक के लिए, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर जिंक इज 2 एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर HCl इज 2 एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर जिंक क्लोराइड इज 1 एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर H2 इज इक्वल टू 1। तो आप सिंपल सी बात समझ लो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, सिंपल होल नंबर होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने देखा कि मेथेन जो था CH4 वो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बना रहा था और 2 मोल ऑफ H2O बना रहा था। तो अब इस रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, मेथेन के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा क्योंकि 1 मोल है। O2 के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा, CO2 के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक है, और वाटर के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जनरली क्या होता है, आपका जो होल नंबर होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, उसी को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि क्वेश्चन एक आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप देख। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 गैस आफ्टर कंबशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसमें ये कह रहा है कि कितना मोल मेथेन रिक्वायर्ड होगा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, आफ्टर द कंबशन ऑफ मेथेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन जो हमें लिखना है वो कौन सा लिखना है, कंबशन ऑफ मेथेन का। तो कंबशन ऑफ मेथेन का क्वेश्चन अभी जस्ट हमने आपको बताया, क्या लिखेंगे, CH4 प्लस 2O2 इज कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब ज़रा देखो ध्यान से, आप समझो कि यहाँ पे 16 ग्राम
मेथेन होगा और O2 आपका 64 ग्राम होगा, ध्यान समझना, और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम होगा और वाटर आपका 2 × 18 36 ग्राम होगा। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आप देखो क्या कह रहा है, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आप क्या कह रहे हो कि 16 ग्राम मेथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के लिए कितना मोल मेथेन लगेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल, अगर हम लिखें कि 1 मोल ऑफ मेथेन, 1 मोल ऑफ मेथेन इज इक्वल टू 16 ग्राम, क्योंकि मेथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 है, तो 1 मोल इक्वल टू 16 ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर 1 मोल 16 ग्राम मेथेन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें 22 ग्राम ऑफ, ये बताना है कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा कितने मोल ऑफ मेथेन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो 16 ग्राम मेथेन है, ठीक है, ये आपके 1 मोल के इक्वल है। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो 16 ग्राम मेथेन अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 8 ग्राम मेथेन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब 8 ग्राम ऑफ मेथेन को अगर हम लिखें मोल्स के टर्म में, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ, आपने क्या देखा कि 1 मोल ऑफ 1 मोल इक्वल टू आपका क्या था, 16 ग्राम ऑफ मेथेन था, CH4 था। तो हम क्या कह सकते हैं, अब 8 ग्राम CH4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.5 मोल, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 0.5 मोल होगा। या तो इसको आप सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप सिंपली क्या करेंगे कि आपको क्या चाहिए कि कितना मोल मेथेन यूज होगा कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन required in the chemical reaction is equal to 22 ग्राम ऑफ CO2 into 1 मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 44 ग्राम ऑफ CO2, दोनों चीज़ें सेम है। 1 मोल CO2 इक्वल टू क्या होगा, 44 ग्राम ऑफ CO2 होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, 22 ग्राम 22 इंटू 1/44, ये आपका 21 1 जा 21 से कट जाएगा, ठीक है। सिंपलेस्ट क्या होगा, सिंपल इसका होगा आंसर 1/2 या 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 0.5 मोल, ठीक है। तो 0.5 मोल रिक्वायर्ड होगा आपका मेथेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी रिएक्शन वही इन्वॉल्व होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुआ था कंबशन ऑफ मेथेन का, ठीक है, जिसको आप खुद से करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट होगा या प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है थोड़ा सा टफ़ है, मतलब कभी कभी इससे रिलेटेड कुछ बहुत टफ़ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वैसे बोर्ड आपकी क्लासेस में ऐसे बहुत कम आता है, ये कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन आपका जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 actually this is the question number 3rd, actually this is question number 3rd not 4, इस क्वेश्चन नंबर 3 इसको कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 2.0 ग्राम
sample containing Na2CO3 and NaHCO3 losses 0.248 gram when heated at 300 degrees Celsius. The temperature at which NaHCO3 decomposes to Na2CO3, CO2 and H2. What is the percentage of Na2CO3 in the mixture? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो बच्चों, समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले समझने की कोशिश करो। इक्वेशन इसमें कौन सा हम लिखें, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद कैसे सॉल्व करना है उसको आप सोचो। ठीक है, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 ग्राम ऑफ सैंपल, एक सैंपल है 2 ग्राम है। मान लो एक सैंपल आपको दिया गया है। ठीक है, उस सैंपल के अंदर 2 ग्राम, उसका वेट पूरा 2 ग्राम है। ठीक है, उस सैंपल में 2 ग्राम ऑफ सैंपल में क्या क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है एंड NaHCO3 है। इस चीज़ को ध्यान से समझो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। ठीक है, 2 ग्राम सैंपल है, 2 ग्राम सैंपल है मतलब 2 ग्राम का कोई एक सैंपल दिया गया है, उस सैंपल के अंदर सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 मौजूद है, ये बताया जा रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है कि जब इस सैंपल को 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है तो ये 2 ग्राम सैंपल से कितना 0.248 ग्राम 0.248 ग्राम जो है ये लॉस हो जा रहा है। मतलब 2 ग्राम में से 0.248 ग्राम मास जो हो रहा है वो लॉस हो जा रहा है एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, मतलब सैंपल के अंदर, फिर से समझ लो, सैंपल का अमाउंट टोटल कितना है, 2 ग्राम है। ठीक है, उस सैंपल में 2 कंपाउंड मिले हुए हैं, ये बताया जा रहा है कि 2 ग्राम में ये दोनों चीज़ें मिक्सअप हैं, Na2CO3 और NaHCO3 दोनों एक साथ मिलाकर। अब ये नहीं बता रहा है कि Na2CO3 और NaHCO3 कितना है, ये पता नहीं है। ठीक है, मतलब इतना पता है कि Na2CO3 और NaHCO3 दोनों को मिक्सअप करके एक सैंपल बनाया गया है 2 ग्राम का। ठीक है, तो 2 ग्राम में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, और जब इस सैंपल को 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जा रहा है तो ये 2 ग्राम में से 0.248 ग्राम लॉस हो जा रहा है मास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द टेम्परेचर एट विच NaHCO3 डिकम्पोजेस। इसमें दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि 300 डिग्री सेल्सियस पे जब इस सैंपल को हीट किया गया तो NaHCO3 डिकम्पोज होकर Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर। अब पूछ रहा है कि इस मिक्सचर के अंदर Na2CO3 कितना परसेंट है। ठीक है, आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ NaHCO3। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमें ये चीज़ पता करना होगा, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन लिखना होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद हमें ये पता करना होगा कि 2 ग्राम ऑफ सैंपल में से 0.248 ग्राम मास लॉस हो रहा है। तो अब इस 2 ग्राम सैंपल में हमें ये निकालना होगा कि कितना मास है Na2CO3 का। सबसे पहले हमें मास फाइंड आउट करना होगा, किसका, मास ऑफ Na2CO3 का। ठीक है, तो जब मास हमें पता चल जाएगा Na2CO3 का तब हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में व्हाट इज़ द परसेंटेज पूछ रहा है। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि Na2CO3 का मास कितना है। इस 2 ग्राम में Na2CO3 कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, पहले हमें ये पता करना होगा और फिर उसके बाद हम परसेंटेज आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना इस बात को। किसी भी कंपाउंड में जब भी Na2CO3 और प्लस NaHCO3 को जब एक में ही मिला दिया जाए, दोनों को एक साथ मिक्सअप कर दिया जाए और सैंपल बना लिया जाए, जैसे इसमें आप मिक्सअप करके 2 ग्राम ऑफ सैंपल बनाया गया है और इसको हीट किया जा रहा है। इस सैंपल को कितने टेम्परेचर पे, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, सोडियम कार्बोनेट पर हीट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। मतलब जब इसको हीट किया जाता है सैंपल को तो उसमें केवल सोडियम बाइकार्बोनेट ही डिकम्पोज होगा। सोडियम कार्बोनेट पे
एक्शन ऑफ हीट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। Na2CO3 डज नॉट डिकम्पोज एट द गिवन टेम्परेचर। इस चीज़ को याद रखना कि सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज कभी भी नहीं होता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट को जब हीट दिया जाएगा तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है Na2CO3 का। तो अब बात ये है कि जब Na2CO3 डिकम्पोज नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस सैंपल के अंदर डिकम्पोज कौन हो रहा है, NaHCO3 डिकम्पोज हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ NaHCO3 वाला आप रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जा रहा है तो क्या बन रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है ना, Na2CO3 बन रहा है प्लस आपका CO2 बन रहा है और प्लस आपका वाटर बन रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। यहाँ Na2 सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 NaHCO3, ठीक है। क्या बना रहा है, Na2CO3 बन रहा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को मतलब सैंपल के अंदर आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और Na2CO3 है तो Na2CO3 तो डिकम्पोज होगा नहीं, कौन डिकम्पोज होगा, NaHCO3। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया, NaHCO3 को जब 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। अब ये हमने इक्वेशन लिख लिया। अब इसके आगे आप ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो गैसियस प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों क्या है, गैसियस प्रोडक्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं यही दोनों प्रोडक्ट्स क्या हैं, गैसियस फॉर्म में क्या हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में स्केप हो रहे हैं। और इन्हीं दोनों की वजह से जो 2 ग्राम सैंपल है, उस 2 ग्राम सैंपल से जो 0.248 ग्राम लॉस हो रहा है मास, वो किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से हो रहा है। क्योंकि दोनों ये क्या होते हैं, गैसियस नेचर के होते हैं जो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, स्केप कर जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का मास निकालना होगा। तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट का जब मास निकालोगे, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो मास होगा आपका वो 84 के करीब आएगा, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपका 168 आ जाएगा, ठीक है, 168 आएगा, ठीक है। अब Na2CO3 का आप मास निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे CO2 का और H2O का निकालेंगे तो CO2 का 44 आएगा और H2O का कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए, अब देखो बच्चों, इसके बाद इक्वेशन हमने लिख लिया। अब इक्वेशन के बाद हमने ये भी पता कर लिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का मास क्या है। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि CO2 एंड वाटर स्केप एज अ गैसेस एंड कॉज अ लॉस इन मास। CO2 और वाटर गैसियस फॉर्म में स्केप हो रहा है और इसी की वजह से मास लॉस हो रहा है, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे अगर हम निकालें टोटल मास, हम निकाल सकते हैं टोटल मास ऑफ CO2 एंड H2O। तो कितना हो जाएगा, CO2 का मास हमने निकाला 44, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मास 44 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका 62, ठीक है, 62 ग्राम। दिस इज़ द टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज 62 ग्राम। अब एज अकॉर्डिंग टू द एबव इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। टोटल मास ऑफ CO2 और वाटर कितना हुआ आपका 62 ग्राम हुआ, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, एज अकॉर्डिंग टू द एबव इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि 62 ग्राम ऑफ मास 62 ग्राम ऑफ मास is lost by NaHCO3 is equal to 168 ग्राम। इसका मतलब आप समझो 62 ग्राम ऑफ मास इज लॉस्ट बाई NaHCO3, मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि 168 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट से
62 ग्राम मास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि टोटल मास कितना NaHCO3 का कितना है, NaHCO3 का टोटल मास आपका कितना है 168 ग्राम है। और जब 168 ग्राम 2 मोल था तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। 168 ग्राम ऑफ NaHCO3 कितना लॉस हो रहा है, CO2 और वाटर आपका 62 ग्राम लॉस हो रहा है, ठीक है। और 168 से हम 62 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 106 ग्राम आपका क्या बच रहा है, Na2CO3 106 ग्राम आपका Na2CO3 का मास होगा, ठीक है बच्चों। इसको एक बार फिर से देख लो। आप जब इक्वेशन लिखोगे तो NaHCO3 2 मोल है, ठीक है। जब डिकम्पोज हो रहा है तो क्या बन रहा है, Na2CO3 प्लस H2O एंड प्लस CO2। अब ध्यान से देखो, NaHCO3 का टोटल मास 2 मल्टीप्लाइड बाई 84 किया था तो 168 ग्राम हुआ। अब वाटर कितना हुआ आपका 18 और कार्बन डाइऑक्साइड 44, तो 168 ग्राम से कितना मास लॉस हो रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोडक्ट्स हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे 44 प्लस 18 कितना हुआ, 62 ग्राम ऑफ मास क्या हो रहा है, स्केप हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि 168 ग्राम से 62 ग्राम ऑफ मास जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। बाकी Na2CO3 है, कितना होगा Na2CO3, 168 से 62 माइनस कर देंगे तो 106 ग्राम होगा, ठीक है। तो अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, एज अकॉर्डिंग टू द एबव इक्वेशन हमने क्या लिखा कि 62 ग्राम मास इज लॉस्ट बाय NaHCO3 कितना 168 ग्राम, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं कि 0.248 ग्राम मास will be lost by NaHCO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 0.248, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हमें ये चीज़ निकालना है कि 0.248 ग्राम मास विल बी लॉस्ट बाई NaHCO3, अब हम क्या निकाल रहे हैं कि 0.248 ग्राम जो मास लॉस हो रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम द NaHCO3, तो अगर इसको हमें निकालना हो ग्राम के टर्म में तो हम क्या लिखेंगे, 0.248 ग्राम मास विल बी लॉस्ट बाई NaHCO3 168 अपॉन 62 इंटू 0.248, ठीक। इसको जब बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लगभग 0.67 ग्राम के आसपास आएगा, ठीक है, 0.672 ग्राम, ठीक है। अब देखो हमने ये निकाल लिया कि 0.248 ग्राम मास विल बी लॉस्ट बाई NaOH कितना 0.672 ग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो टोटल मास देखो बच्चों कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया था 2 ग्राम, ठीक है। सिंस द टोटल मास ऑफ द सैंपल कितना था 2 ग्राम था, ठीक है। दिस इज द टोटल मास ऑफ द सैंपल एंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन, अब यहाँ से हम बड़े आसानी से मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ Na2CO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 ग्राम सैंपल था, 2 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्या 0.672, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.1328 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो आप इससे मतलब आप क्या समझ में आ रहा है कि जो 2 ग्राम ऑफ सैंपल था उस 2 ग्राम ऑफ सैंपल में जो गैसेस स्केप हो रही हैं CO2 और वाटर की वजह से कितना मास लॉस हो रहा है, या हमने निकाल लिया कि NaHCO3 से 0.248 ग्राम मास लॉस हो रहा था, ये क्वेश्चन में दिया था। तो हमने जब ये निकाला कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि CO2 और H2O का मास कितना होगा, ठीक है, तो कितना आया 0.672 ग्राम आया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 ग्राम में से 0.672 ग्राम आपका मास लॉस हो रहा है, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ गैसियस
प्रोडक्ट्स दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने क्या किया, 2 ग्राम में से इसको माइनस कर दिया, तो हमको ये 1.328 ग्राम क्या मिल गया, दिस इज़ द मास ऑफ Na2CO3। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब बड़े आसानी से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं Na2CO3 का। ठीक है, तो अब हमें मास पता चल गया, तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 हम कैसे निकालेंगे, 1.328 ग्राम आपका था। ठीक है, 1.328 ग्राम आपका बचा हुआ है सैंपल। ठीक है, 2 ग्राम में से इतना ग्राम 1.32 ग्राम बचा हुआ सैंपल था और बाकी 0.672 ग्राम स्केप हो गया गैसेस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ Na2CO3 निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 1.328 ग्राम हमने निकाला, तो मास ऑफ Na2CO3 हमने कितना निकाला है, 1.32 ग्राम। अब परसेंटेज ऑफ Na2CO3 ग्राम निकालने के लिए 1.328 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकाला जा रहा है तो इसलिए 100 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। और टोटल मास ऑफ द सैंपल कितना था, 2 ग्राम था, इसलिए 1.328 में हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 66.4% आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 66.4% होगा। 66.4% होगा आपका Na2CO3। तो इस तरीके से परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कितना होगा बच्चों, 66.4% होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू से आप एक बार फिर से रिकैप करके देख लीजिएगा कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में what weight of zinc would be required to produce enough hydrogen to reduce completely 7.95 ग्राम ऑफ CuO। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट वेट ऑफ जिंक का वेट कितना होगा, वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनफ हाइड्रोजन टू रिड्यूस कम्प्लीटली 7.95 ग्राम ऑफ CuO। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसको कोशिश करिए। सबसे पहले आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे मैं बता दे रहा हूँ। जिंक का रिएक्शन आप करा लेंगे H2SO4 से, और जिंक का रिएक्शन जब H2SO4 से हो रहा है तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और H2 गैस बनेगा। अब यहीं H2 गैस क्या कर रहा है, CuO को रिड्यूस करेगा। जब आपने 10th में पढ़ा था CuO का जब रिएक्शन H2 से होता है तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cu कॉपर बन जाता है। कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और साथ में ये H2O बना लेता है, वाटर Cu प्लस H2O बनता है। ठीक है, दिस इज़ द रिडक्शन प्रोसेस आपने पढ़ा है। तो ये 2 इक्वेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे H2 गैस बनेगा। मतलब पूछ रहा है व्हाट वेट ऑफ जिंक वुड बी रिक्वायर्ड, कितना वेट रिक्वायर्ड होगा जिंक को। ठीक है, वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में, कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा जो कि कम्प्लीटली 7.95 ग्राम ऑफ CuO को रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे वेट दिया हुआ है, CuO का वेट आपका 7.95 ग्राम दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि जिंक का कितना वेट हम यूज करें कि हाइड्रोजन एनफ अमाउंट में प्रोड्यूस हो सके और वो H2CuO को रिड्यूस करके, ठीक है, कॉपर और H2O में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो आप इसमें जनरली जो अमाउंट पूछा जा रहा है जिंक का, ठीक है, वो आपको निकालना है कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले इन दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, इसी के बेस पे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, आप सबसे पहले ये निकाल लो कि 7.95 ग्राम ऑफ कार्बन CuO विल रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन। ठीक है, तो उसके बाद आप दूसरे स्टेप में क्या कर सकते हो, जब आपको ये पता चल जाएगा अमाउंट, तो यहाँ से आप, ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं कि इतने अमाउंट से H2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय जिंक। ठीक है, इतने अमाउंट से H2 वो कितना प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द जिंक। ठीक है, तो इसको आप करिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम बताते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई करिए, उसके बाद नहीं आएगा तो बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर फेयर कॉपी में लिख लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।